तो गाइज ऑन योर डिमांड आज है ज्योग्राफी की दीपा मैम की मैराथन क्लास। ये स्पेशल रहेगी रीट के लिए, लेकिन रीट के अलावा भी जो भी एग्जाम है उनमें भी आपको क्लास बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो जस्ट आई वांट टू से वन थिंग, मेरी क्लास को लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो। दीपा मैम आपके सामने खड़ी इतनी दूर से मेरे घर आई है, तो भाई इस क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास से जुड़े रहना अंत तक, नहीं तो पढ़ने पढ़ाने का बिल्कुल मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैम स्टार्ट करेंगे और ये क्लास नॉट फॉर रीट, जहां भी जीरो आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो लो मैम स्टार्ट करो। एसबी रीट जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम है फीमेल का और रीट का भी एग्जाम है, तो आज जो आप टॉपिक पढ़ोगे ना वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो टेंशन ना लो, जुड़े रहना, कमेंट करते रहना और क्लास को मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर करना। हाँ जी, अगर आप जुड़े रहोगे तभी मेरा मन करेगा आपको पढ़ाने का, वरना आप अगर चैनल छोड़ के जाओगे तो हम भी चले जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू किड्स। ओके जी, तो गाइस आज हम ये कह सकते हो आप, ये ज्योग्राफी की मैराथन क्लास है। ठीक है, ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आप इसे मान सकते हो, जो कि आपके रीट, डी ट्रिपल एसबी और भविष्य में एचटेट के लिए सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की क्लास में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा गाइस हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये आपकी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम, हमारा टॉपिक रहने वाला है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले गाइस हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, और ये जो काल्पनिक, देखो हमने कल्पना की है, ये मैनमेड नहीं है, नेचर ने हमें नहीं दी है, सिर्फ कल्पना की गई है ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर कुछ लाइंस की। और ये जो लाइंस है जैसे जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ओके, ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये कैसी रेखा है? एक अक्षांश रेखा है। अगर किसी स्टूडेंट को अक्षांश और देशांतर याद नहीं होता तो अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। तो देखो नाम से पता चल रहा है, यानी लेटी हुई, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, यानी जो हमारी पृथ्वी पर लेटी हुई है उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, बट एक चीज और, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश किसे कहते हैं? लैटिट्यूड क्या होता है? तो समझना, डेफिनेशन को रटना मत। हमारी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से, हमारी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर किसी भी स्थान की, आप ये वाला यहां पर किसी एरिया ले लो या ये ले लो, तो किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी है, कोणात्मक यानी कोण बनेगा, देखो यहां पे कोण बन गया ना, तो जो कोणात्मक दूरी है उसे कहते हैं क्या? लैटिट्यूड यानी अक्षांश। तो आपका एक कोण बनेगा जिसे लैटिट्यूड कहेंगे। ओके, बायलैंग्वेज ही करवा रही हूं, जहां पर मुझे पता चलेगा कि लैटिट्यूड, तो मैंने आपको बता दिया अक्षांश, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। तो किसी भी एरिया की कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया? अब इन लैटिट्यूड को आपस में मिलाने वाली रेखाओं को, इन लैटिट्यूड को आपस में जो मिलाती है उन रेखाओं को कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, यानी अक्षांश रेखाएं। ओके, तो ये होती है अक्षांश रेखाएं। अब हमारी पृथ्वी पर 0 से, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल की ओर आपकी 90 रेखाएं और साउथ पोल की ओर भी आपकी 90 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, 90 लाइंस ऊपर, 90 लाइंस नीचे, यानी टोटल कितनी हो गई? 180। अब इस 180 में अगर इस 0 डिग्री को भी इंक्लूड कर दे तो टोटल कितनी हो गई? 181। बट क्या है गाइस, यहां पर जो हमारा नॉर्थ पोल है और यहां पर जो हमारा साउथ पोल है, ये जो दोनों है, इन दोनों को लाइन नहीं माना जाता, लैटिट्यूड लाइन नहीं माना जाता। इन्हें क्या कहा जाता है?
इन्हें पॉइंट माना जाता है, तो ये दो माइनस कर दिए जाते हैं, तो 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या मानी जाती है। बट सच बताऊं तो ये आपके ऑप्शन पर निर्भर रहेगा। ऑप्शन में 179 है तो आप इसे टिक करोगे, 180 है तो आप उसे टिक करोगे, या 181 तो देगा नहीं, या तो 180 देगा या 179 देगा। तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे 81 आता है, कैसे 179 आता है। ओके, तो ये थी 0 डिग्री अक्षांश। अब एक क्वेश्चन और बनता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गाइस, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर होती है। उसके अलावा अगर हम देखें, आपको पता चल गई। अब एक चीज और देखो, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो, डेफिनेशन यही रहेगी गाइस कमला, सिंपल तौर पर, कि पृथ्वी के किसकी डेफिनेशन मांग रहे हो? लैटिट्यूड की। तो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस एरिया का लैटिट्यूड कहते हैं, यानी अक्षांश कहते हैं। ओके, अब ध्यान देना इस बात पर। ये तो इतना आपको समझ में आ गया। आगे जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो गाइस, तो जो ये भूमध्य रेखा है, ये सबसे लंबा सर्कल बनता है। ये हमारी पृथ्वी पर सबसे लंबा सर्कल बनता है। ग्रेट सर्कल बनाती है कौन? इक्वेटर। इंग्लिश में से इक्वेटर कहते हैं भूमध्य रेखा को। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हो, तो इस जो सर्कल की जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है, यानी अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हो। और सेम सिचुएशंस आपकी साउथ में भी होती है, साउथ में भी होती है और नॉर्थ में भी होती है। जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हो और दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हो, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है। लैटिट्यूड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से किसी भी स्थान की उत्तर और दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी को लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, अब ध्यान दो, आपने पढ़ लिया इनके बीच की दूरी कितनी होती है। ध्रुवों की ओर आप जाओगे तो इनकी लंबाई कम होती चली जाती है। सबसे बड़ा सर्कल हमारी पृथ्वी पर क्या है? 0 डिग्री है। उसके बाद यहां पर देखो, जो हमारी पृथ्वी है इस पर 0 डिग्री, यानी जो मेन लैटिट्यूड हमें याद करने हैं वो कौन कौन से गाइस? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। रेड है ही नहीं मैम। अच्छा, ये। और इसके बाद यहां पर हमें ब्राइटनेस करनी है, तो हमें बहुत ज्यादा लग रही है। चलो आप 66.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में सेम रहेगी 66.5 डिग्री साउथ, और नॉर्थ में आपका 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आपका 90 डिग्री साउथ। ओके, 90 डिग्री। हाँ जी प्रियंका, आपको ये चैप्टर कभी भी याद नहीं होता। ये गाइस याद करने वाला चैप्टर है ही नहीं, ये समझने वाला चैप्टर है। आज की क्लास के बाद है ना, आप ये खुद कहोगे हाँ मैम ये चैप्टर मुझे समझ में आ गया। ओके, ये समझने वाला है, याद करने वाला है ही नहीं। तो ध्यान देना, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारे डिटेल में पढ़ाऊंगी। और 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे किस नाम से जाना जाता है? आर्कटिक। अब इसे कैसे याद करोगे कि ऊपर वाला आपका आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक वेट। और 66.5 डिग्री साउथ की बात करें, 66.5 डिग्री साउथ की बात करें तो इसे कहा जाता है
अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल। गाइस सिंपल सी बात है, 0 डिग्री आपका सबसे ग्रेट सर्कल क्यों है? आप किसी बॉल को लीजिए, आपने कोई बॉल ली, उसके सेंटर पर आप लाइन खींचिए और उसके ऊपर और नीचे लाइन खींचिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने जब उस बॉल के बीच में से एक लाइन खींची है ना, वो सबसे बड़ा सर्कल बना रही है ना। और जैसे जैसे आप उस बॉल के ऊपर की ओर या नीचे की ओर जा रहे हो तो आपका सर्कल छोटा होता जा रहा है। सेम उसी तरह 0 डिग्री हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा और ग्रेट सर्कल बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल बनाती है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। याद कैसे करोगे? अगर आप वर्ल्ड का मैप उठाते हो तो हमारे वर्ल्ड में नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा है? बढ़िया हूं मैं सोना, अच्छा लगा आप यहां पर आए। आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड का मैप उठाओगे बिल्कुल नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। उसी तरीके से वर्ल्ड के मैप में साउथ में अगर आप देखोगे तो अंटार्कटिक ओशियन है। ओके, तो उन्हीं पर ही इनके नाम रखे गए हैं, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। अब इन्हीं सभी लाइंस को हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चलें, समझ में आ गया ना? अब आके देखो गाइस, सबसे पहले डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको 0 डिग्री। 0 डिग्री जिसे क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। हाय दीपिका। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, सबसे पहले बात करें कि ये किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो गाइस कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा? यहां पर आता है आपका नियर अबाउट इस तरीके से दक्षिण अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? दक्षिण अमेरिका, कॉन्टिनेंट नंबर 1 जिससे से भूमध्य रेखा गुजरती है। सेकंड कॉन्टिनेंट इज ये कुछ शेप ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, समझ लो। ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहां पर कुछ आइलैंड आ जाते हैं, और ये आइलैंड किसका पार्ट है? एशिया का। ठीक है, और वो आइलैंड किसका है? एशिया का, एशिया। तो तीसरा कॉन्टिनेंट आएगा एशिया। निशा मैम, तो यहां पर 3 आते हैं, और तीनों कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में आपकी कितनी कंट्रीज आती हैं? 3 कंट्रीज आती हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन सी कंट्रीज? एक छोटी सी है ट्रिक, एक काला बाज, एक काला बाज जो भूमध्य रेखा को पार कर गया दक्षिण अमेरिका में। एक काला बाज, बा से ब्राजील, का से कोलंबिया, ई से इक्वेडोर। एक काला बाज जो दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा को पार कर गया। ओके, पार कर गया। तो ई से आपका बनेगा इक्वेडोर, का से कोलंबिया और बा से ब्राजील। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है अफ्रीका। तो गाइस अफ्रीका में अगर हम देखें तो अफ्रीका के अंदर भी आपकी काफी आती हैं कंट्रीज, और एशिया में भी। पहले मैं आपको एशिया की लिखवा देती हूँ, अफ्रीका में ज्यादा कंट्रीज हैं। एशिया में आपको सिर्फ 2 आइलैंड याद करने हैं मेन। तो एक तो आएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया। और सेकंड आइलैंड आएगा भाई मालदीव, इंडोनेशिया और मालदीव। ठीक है, हाँ जी अफ्रीका करवाऊंगी। उसके अलावा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर, इसके जो 2 आइलैंड आते हैं वो एशिया में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
और वो कौन कौन से हैं? किरिबाती और नोरू, किरिबाती और नोरू, ठीक है, किरिबाती और नोरू। आई डोंट नो फर्स्ट लेवल का भी क्या आएगा इसमें, ये एक्चुअली 6 से लेकर 8 तक का है, ठीक है। सर्कल हटा दो तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा। लो, थैंक यू, ठीक है। तो किरिबाती और नोरू ये प्रशांत महासागर में, ये पढ़ते हैं प्रशांत महासागर में, बट कई बार कई बुक्स में इनको एशिया के अंदर ही दिया हुआ है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट पड़ता है वो एशिया ही पड़ता है। अब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कौन कौन सी देश आते हैं जिसमें आपकी ये भूमध्य रेखा गुजरती है। गाइस, अफ्रीका के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज आती है अफ्रीका में। सिंपल तौर पर एक ट्रिक है आपके लिए, पता नहीं आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट ये जो ट्रिक है मैंने खुद ही बनाई है, तो देख लेना अगर पसंद आए तो इसमें जो ट्रिक आएगी वो आएगी अफ्रीकन काका के सामने साओ टोम का प्रिंस युवा गायब। देखो गाइस, सिंपल तौर पर बता दूं, सिंपल में बता दूं, अफ्रीकन काका के सामने साओ टोम का प्रिंस युवा गायब। वैसे आपको ये कंट्रीज याद नहीं होती, इस एक लाइन से याद हो जाएंगी, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसके नाम भी अजीब अजीब हैं। तो सबसे पहले अफ्रीकन, अफ्रीकन से अब बनेगा आपका अफ्रीका, ठीक है। का और का, दोनों काका से कांगो बनेगा, दोनों काका से क्या बनेगी? कांगो कंट्री। बट एक कांगो होगा कांगो गणराज्य वाला, कांगो गणराज्य वाला, और एक कांगो है लोकतांत्रिक, ठीक है। एक कांगो है लोकतांत्रिक, समझ गए? एक कांगो लोकतांत्रिक। और इसके अलावा के से बनेगा केनिया, के से क्या बनेगा? केनिया, केनिया कंट्री, केनिया। सामने सोमालिया, सामने से क्या बनाया? सा से सोमालिया, सोमालिया कंट्री, ओके। साओ टोम का प्रिंस, ये एक ही कंट्री का नाम है, साओ टोम। क्या घूम रहा है? तो साओ टोम प्रिंसेप, ये कंट्रीज के नाम है ना, फिर डायग्राम बनाऊंगी। साओ टोम प्रिंसेप, एक ही कंट्री है ये, साओ टोम प्रिंसेप। और उसके अलावा युवा से बनेगा युगांडा, युवा से बनेगा युगांडा, और गायब से बनेगा गैबो, गायब से बनेगा गैबो। ओके गाइस, गायब से क्या बनेगा? गैबो, ठीक है। तो ये कंट्रीज आती हैं सारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। काउंट करें कितनी कंट्रीज आई। कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र नंबर 1, नंबर 2, के से केनिया नंबर 3, सा से सोमालिया नंबर 5, साओ टोम प्रिंसेप नंबर 5, और युवा से युगांडा नंबर 6, एंड गायब से गैबो नंबर 7। नंबर 7 कंट्री हो गई। 7 कंट्री किसकी हो गई आपकी? वन मिनट गाइस। निशा मैम, निशा मैम 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपकी 7 कंट्रीज आ जाएंगे। बच्चे कुछ कमेंट करें कि स्क्रीन पर सर्कल हिल रहा है कुछ इस तरीके से, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहे इनके कमेंट। मैं ना, आप टेंशन ना लो, मैं अब बस 1 सेकंड बाद लगातार सेशन देखूंगी, जो भी चेंज होगा ना अपने आप। एक्चुअली सभी बच्चे क्लियर है मैम, सब आप पढ़ाओ, बच्चे नहीं बोलते। ओके, मैं अपने आप चेक कर लूँ बस, अब मैं क्लास
एवरीथिंग इज ओके, सुपर गुड। ओके, तो 7 कंट्री अफ्रीका की, 3rd कंट्री दक्षिण अमेरिका की, एंड आपकी एशिया की 3 कंट्री, टोटल आती हैं 13। तो अगर एग्जामिनर पूछे भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर रहेगा 13। ओके, राइट आंसर इज 13। तो ये थी गाइस जहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। समझ में आ गया? भूमध्य रेखा मैं आपको छोटा सा सर्कल यहां पर दे देती हूं, जिन बच्चों को ना पता हो। तो गाइस ये जो 0 डिग्री है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये सारी कंट्रीज आपकी किसकी है? भूमध्य रेखा की है। इक्वेटर लिख रही हूं मैं यहां पर, ठीक है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इसी का ही नाम है। प्लीज गाइस फालतू बकवास मत करो, क्योंकि मैं पहली बार स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रही हूं। आपको सबको पता है, इससे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाया है, तो मैं पहले ही हो जाती हूँ। और आपके ऐसे मैसेज पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को कुछ क्लियर नहीं लग रहा, मैं मैम को बुलाती हूँ भाग के। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू रहो, अच्छे अच्छे मैसेज करो, अच्छा रिप्लाई करो, कुछ क्वेश्चन है तो वो करो। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो भूमध्य रेखा से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्कल कौन सी रेखा बनाती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इधर देखो, नेक्स्ट आता है हमारा भूमध्य रेखा के बाद, ये तो थी हमारी भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दी। ओके, अब यहां पर देखो, ये है गाइस 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा है? 0 डिग्री से अपर वाला पार्ट नॉर्थ और साउथ वाला, ठीक है, साउथ वाली भी पढ़ेंगे। ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। तो जो नॉर्थ वाली रेखा इसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा सभी जानते हैं कि हमारे भारत के भी सेंटर से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के 18 देशों से गुजरती है। वर्ल्ड के 18 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। अब अगर ये 18 देश याद करने हो तो कैसे करोगे? 18 देश याद करने हो तो कैसे करोगे? तो एक ट्रिक मैं लिखवा देती हूं, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। मैं अल्जीरिया वाले मामा और मां के साथ इनाम लेने के लिए यूएई गई तो बताओ। आप ये कहोगे इतनी लंबी चौड़ी ट्रिक, बट गाइस सच कह रही हूं, एक बार इस लाइन को पढ़ लोगे, 4-5 बार दोहरा लोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और 18 कंट्रीज भी उंगलियों पर होगी। ठीक है, 18 कंट्रीज भी आपकी उंगलियों पर ही होगी। बताओ, चाची ने मोर को बाग में कैसे संभाली होगी? देखो, मैं कंट्री के नाम बोलूंगी, केवल लिखूंगी नहीं, वरना खिचड़ी पक जाएगी यहां पर। ओके, ठीक है। देखो, मैं मैक्सिको नंबर 1, मैक्सिको नंबर 2, अल्जीरिया नंबर 2, अल्जीरिया। मामा नंबर 3, मारितानिया नंबर 3 इज मारितानिया। एंड मा नंबर 4 इज माली, नंबर 4 इज माली। नंबर 5 मां से म्यांमार। देखो, 3 मामा आए, मारितानिया, माली, म्यांमार। ये के साथ साइलेंट है। नंबर 6 ई से बनेगा नंबर 6, इजिप्ट, इजिप्ट, मिस्र। नंबर 7 इज नाइजर। ठीक है, नंबर 7 इज नाइजर। और नाइजर के बाद लेने के लिए साइलेंट, यूएई नंबर 8। नंबर 8 इज यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, फुल फॉर्म। गई तो, ये सारा साइलेंट है, गई तो। बा 8 हो गया था। बा से नंबर 9, बयामास, बयामास कंट्री। ता से ताइवान कंट्री। ओ से ओमान कंट्री। चा से चाड कंट्री, चाड, चाड। ची से चीन, देखो चीन से भी गुजरती है। ठीक है, चा से चाड, ची से चीन। मोरको, मोरको को मिला के बनेगा मोरक्को। 14 इज मोरक्को कंट्री। बाग में, ओहो,
बाग में। 15 इज बांग्लादेश, बाग में यानी बांग्लादेश। कैसे साइलेंट, सा से होएगा आपका सऊदी अरब। 16 कंट्री इज सऊदी अरब। भै से संभाली, वहां से होएगा आपका भारत, और 18वीं कंट्री आएगी आपकी लीबिया। तो गाइस याद हुई आपको 18 कंट्री? फटाफट कमेंट करो। देखो मैं दोबारा बता रही हूं, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लेना। मैक्सिको, अल्जीरिया, मां से मारितानिया, फिर आपका मां से आ जाएगा माली, म्यांमार, ई से इजिप्ट, ना से नाइजर, और यूएई संयुक्त अरब अमीरात, वा से भयामास, ता से ताइवान, ओ से ओमान, चा से चार, ची से चीन, मोर को मोरक्को, बाग में बांग्लादेश, सा से सऊदी अरब, भा से भारत, और ली से लीबिया। तो कितनी हो गई कंट्रीज? 18 कंट्री याद हो गई, जिनमें से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आ गया? तो कर्क रेखा किन किन से गुजरती है? तो ये वो वर्ल्ड की 18 कंट्री है जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ये वाली कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा लिख देती हूं मैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? हाँ, इंग्लिश में बोल दिया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अब एक ही बार बोलूंगी, देखो इंग्लिश में, हिंदी में, क्योंकि मेरी सारी स्टडी हिंदी में है, बट मैं आपको नाम बता रही हूं सभी चीजों के इंग्लिश में। ओके ओके, मेकिंग नोट्स, वेरी गुड। स्लो बोलिंग गाइस, रात के 12 बज जाएंगे, एक ही टॉपिक नहीं करना हमें, पूरी ज्योग्राफी कवर करने के लिए आई हूं मैं। पेड कोर्स में की है, वेरी गुड। तो कर्क रेखा समझ में आ गई। अब भारत की बात करें तो यहां से हमारा इंडिया के सेंटर पॉइंट से भी कर्क रेखा गुजरती है। यहां इंडिया आता है गाइस, तो इंडिया के भी सेंटर से गुजरती है कर्क रेखा, और इंडिया के 8 राज्यों को टच करती है कर्क रेखा। 8 स्टेट से होकर गुजरती है, और वो कौन कौन से हैं? 7, नोट 7, इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ओके। देखो मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य याद हो जाएंगे आपको। मी से मिजोरम, मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ये दोनों उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। पा से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, रीट राजस्थान। गा से गुजरात, गा से गुजरात। मा से एमपी मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़। और गाइस झा से झारखंड, झा से झारखंड। गिन लो कितने राज्य हुए? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? 8 राज्य हो गए हैं, और ये 8 राज्य भारत के हैं जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो मैंने आपको वर्ल्ड के भी बता दिए हैं और आपको इंडिया के भी बता दिए गाइस। तो याद हो गए होंगे ना? कमेंट करो फटाफट, आपको याद हो गए होंगे ना? इतनी अच्छी ट्रिक दी है मैंने आपको, इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। अब तो याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ ले आप बता सकते हो कि हाँ भाई कौन कौन से हैं। मैं आपको आपसे पूछे क्या पाकिस्तान में से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप फटाफट बता दोगे नहीं भाई ट्रिक में तो कहीं पाकिस्तान नहीं आया, तो पाकिस्तान से नहीं गुजरती। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन में पाकिस्तान था गाइस, और ऑप्शन में चीन भी था। बच्चों ने क्या सोचा, चीन तो भारत के अपर वाले पार्ट है, भारत के सेंटर से जाती है कर्क रेखा, तो बच्चे चीन कर आए। ठीक है, तो समझ लेना इस चीज को। हाँ जी, ओके, चलते हैं आगे करें। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा। नेक्स्ट रेखा आती है हमारी मकर रेखा।
ये जो इंपॉर्टेंट ये 3 ही है, जिसमें 0 डिग्री में आपको डिटेल पढ़ा चुकी हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको करवा चुकी हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद तो आपको केवल नाम याद रखने होंगे, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, यहां तक हमें डिटेल थोड़ी पढ़नी पड़ती है। मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानी जाती है मकर रेखा। अब ये मकर रेखा, एक तो क्वेश्चन किस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से गुजरती है मकर रेखा। यहां पर आपका कॉन्टिनेंट पड़ता है, हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से जाती है। ओके, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से तो जाती है, अब उसके अलावा भी मैं आपको एक ट्रिक देती हूं। पहले ये बताओ, आप सीधा पढ़ना चाहोगे या मैं ट्रिक दूं, या मैं ऐसे ही दे रही हूं, आपको ट्रिक्स अच्छी नहीं लग रही तो मैं ट्रिक्स नहीं करवाती हूं, सिंपल बता देती हूं आपको सारी कंट्रीज। फटाफट कमेंट करो, ट्रिक्स चाहिए या नहीं चाहिए? मकर रेखा के बारे में बताओ। थैंक यू, वेलकम, आप सभी का वेलकम। मेरी क्लास को बस मैक्सिमम लाइक कर देना, शेयर कर देना। और गाइस, मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी, तो आप वहां पर भी एक बार जरूर विजिट करना। ठीक है, मैंने खुद का भी ज्योग्राफी का चैनल बनाया हुआ है, स्टडी विद दीपा सैनी। ओके, ट्रिक अच्छी है तो चलते हैं, ट्रिक से ही करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मकर रेखा। अब मकर रेखा की एक ही लाइन है, अर्ज किया है, कर लो अर्ज। अर्ज किया है भाई बोत्सवाना, अर्ज किया है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका आना, दक्षिण अफ्रीका आना, और मोजे में चिप डालकर, मोजे में चिप डालकर ब्राजील ले जाना। अर्ज किया है बोत्सवाना, दक्षिण अमेरिका में आना। हाँ जी, मैं भी पानीपत से ही हूं, मेरा ससुराल पानीपत में है। ठीक है, तो मैं पानीपत से ही बिलोंग करती हूं। अर्ज किया है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में चिप डालकर ब्राजील ले जाना। मकर रेखा की आपको 10 कंट्री याद होंगी इससे। टोटल कितनी? मकर रेखा 10 कंट्री से गुजरती है वर्ल्ड की। अब वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी है देखो। अर्ज किया है, अर्ज से अर्जेंटीना, कंट्री का नाम नहीं लिखूंगी, बोल रही हूं सीधा, अर्जेंटीना। अर्ज किया बोत्सवाना खुद एक कंट्री है अफ्रीका की, बोत्सवाना अफ्रीका की कंट्री। नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका। एंड नंबर 4 आ से ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 नामीबिया, नंबर 6 मोजाम्बिक, नंबर 6 मोजाम्बिक, ठीक है, नंबर 6 मोजाम्बिक, मोजे से मोजाम्बिक बन जाएगा। में से मेडागास्कर, नंबर 7 मेडागास्कर। चिप, ठीक है, चिप, ची से चिली, ची से ये मेरा दुपट्टा है ना, बार बार इसको टच कर जाता है और ये हिल जाता है। ची से गाइस चिली, और पा से पराग्वे, चिली पराग्वे, इतनी समझ में आ गई। और डालकर कहां ले जाना? ब्राजील ले जाना। नंबर 10 10 कंट्री, एक लाइन, सिर्फ मकर रेखा। समझ में आ गया? दोबारा बता देती हूँ, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे, ब्राजील। 10 कंट्रीज जहां से मकर रेखा आपकी गुजरती है। तो भारत को तो टच करती नहीं, तो इंडिया में याद करने की नीड है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से गुजरती है। एक क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी तीनों गुजरती है? कमेंट करो फास्ट, ये आपका काम है।
अब एक क्वेश्चन मैं भी तो दे सकती हूँ ना आपको, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो मैंने आपको तीनों रेखाओं में लिखवाया है, बताओ मुझे कौन सा है वो कॉन्टिनेंट। बना भी देती हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, लो। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। फटाफट कमेंट कीजिए गाइस। हाँ जी, अफ्रीका, वेरी गुड। शेप देखकर तो पहचान ही रहे होंगे ना, अफ्रीका लग रही है ना शेप। नो नो साउथ अफ्रीका सोनिया, ओनली अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसे कहते हैं, साउथ वाले पार्ट को साउथ अफ्रीका कहते हैं, ये है साउथ अफ्रीका। आप केवल साउथ अफ्रीका नहीं बोल सकते, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका नाम है इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ओके, एरिया पर दूसरा आता है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको। ओके, चलें आगे बढ़े। तो गाइस, जो आपकी अक्षांश रेखाएं थी उससे संबंधित चीजें हो चुकी हैं। हम सब ने सब कुछ पढ़ लिया है कि अक्षांश रेखाओं से हमें क्या क्या करना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। मेरे सर्कल भी टेढ़े मेढ़े बन गए, ओहो। ओके, हमारी पृथ्वी पर देखो ना, कैसे याद करोगे, LONG, लोंग। लोंग यानी लंबी, लोंग यानी लंबी। हाँ जी, आपकी मर्जी है, मैंने आपको बोल दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, और किसी और का भी भला हो जाएगा, कोई और भी पढ़ लेगा तो शेयर भी कर दो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके और देख सके। अगर आपको अच्छी लग रही है जानकारी तो प्लीज शेयर कर दो मैक्सिमम। तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी लंबी, तो ऐसे याद कर सकते हैं जो हमारी पृथ्वी पर लॉन्ग रेखाएं खींची गई हैं, लंबी रेखाएं खींची गई हैं, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी हमारी पृथ्वी पर जो लंबी रेखाएं खींची गई हैं उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारी पृथ्वी को 0 डिग्री दो भागों में बांटती हैं। इससे ईस्ट वाले पूर्वी देशांतर और इससे वेस्ट वाले पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर पर पड़ता है, यहीं पर लोकेशन आती है इंडिया की। तो भारत पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर पर आता है, ध्यान रखना इस चीज को। 0 डिग्री से उधर वाले ईस्ट और इधर वाले वेस्ट, ठीक है। अब एक चीज और आती है, जो ये देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखा है ना गाइस, ये क्या बनाती है, सेमी सर्कल बनाती हैं। अभी चलिए बस जस्ट आधा घंटा हुआ है, ठीक है। तो जो ये देशांतरीय रेखाएं हैं सेमी सर्कल बनाती है कुछ इस तरीके से, सारी देशांतर रेखाएं ऐसे मिलती हैं। तो आप देख लो, ये हाफ सर्कल बना है, ये कैसा, कितना सर्कल बना है, हाफ। तो सभी देशांतर रेखाएं सेमी सर्कल बनाती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि ध्रुवों पर जाते जाते ये आपस में मिल जाती हैं और ये बीच की दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, 0 हो जाती है। तो इसे कहते हैं 11132 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। समझ में आया गाइस? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, कमेंट करो फास्ट। मैं क्यों बोल रही हूं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? अब सिंपल सी बात है, सेमी सर्कल बनाती हैं, ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं सभी अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा पर इनका डिस्टेंस मैक्सिमम होता है और ध्रुव पर बिल्कुल 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। आई डोंट नो हिस्ट्री की लगेगी, पॉलिटिकल की लगेगी, प्लीज ज्योग्राफी पढ़ लो। मैं निशा मैम नहीं हूं जो मुझे सारी जानकारी इस चैनल की नहीं है, ठीक है। आई एम दीपा और ज्योग्राफी की टीचर हूं मैं। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूं। तो जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी मुझसे पढ़ना चाहती हो तो पेड कोर्स अवेलेबल है गाइस अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। तो वहां पर से जाकर आप पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स
ले सकते हो। वहां पर जियो मैंने ही टीच की है। ओके, अब यहां पर देखो, इतनी बात समझ में आ गई। आपको केवल देशांतर रेखाओं में मेनली 2 लाइन याद करनी है। एक तो 0 डिग्री, इसे बोलते हैं गाइस जीएमटी। जीएमटी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है इसकी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। उसके अलावा इसे प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जो बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। हाँ जी, बिल्कुल राइट कमला, प्राइम मेरिडियन लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम। इतना बात समझ में आ गया। शॉर्ट फॉर्म जीएमटी एंड पी। टाइम आएगा गाइस, यहां इसको टाइम करना, ये लाइन लिख दिया मैंने गलती से, टाइम आए, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीएमटी। ओके, ये है हमारी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, टाइमलाइन है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, जो सबसे पहले लंदन के, इंग्लैंड में लंदन के ग्रीनविच वेधशाला को टच करती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले किसको, इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच वेधशाला को। अब ये इंग्लैंड पड़ता कहां है, तो ग्रेट ब्रिटेन लिख देते हैं। 2 ही कॉन्टिनेंट आएंगे गाइस जिसमें से ये आपकी 0 डिग्री यानी जीएमटी गुजरती है। वो कौन कौन से, एक तो आता है आपका यूरोप, यूरोप, ठीक है। यूरोप में आप याद कर सकते हो क्या, यूरोप में आप याद कर सकते हो बीएसएफ, बीएसएफ। बी से ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहो, और ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड ऑप्शन में ग्रेट ब्रिटेन हो, ठीक रहेगा। एस से आता है गाइस आपका स्पेन, एस से आएगा स्पेन, एफ से आता है फ्रांस। तो यूरोप की 3 कंट्रीज में से गुजरती है 0 डिग्री, जो कि हमारी समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। उसके अलावा दूसरा कॉन्टिनेंट गाइस आता है अफ्रीका। दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा आता है, अफ्रीका, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को पार करता है, ठीक है। और अफ्रीका के वही अजीब अजीब से नाम आएंगे, पर करने पड़ेंगे आपको ये अजीब अजीब से नाम। तो इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, एक आधी ट्रिक आप बना लेना, मैं केवल कंट्री के नाम लिख देती हूं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया, माली, घाना, गैबो, बुर्किना फासो, ये कुछ इसी तरीके के नाम है, बुर्किना फासो। ट्रिक बनी थी गाइस, पर वो बहुत लंबी चौड़ी थी। मैंने सोचा कि बच्चों को इतनी लंबी चौड़ी ट्रिक दूंगी, बच्चे कहेंगे मैम क्या है ये। तो अल्जीरिया, माली, घाना, गैबो, बुर्किना फासो। ये बुर्किना फासो एक ही कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई। हाँ जी, ये टीजीटी के लिए है, बिल्कुल राइट। अगर कोई पीजीटी ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी बिल्कुल करेक्ट क्लास है, बेस बनाएगी ये क्लास आपके लिए। टीजीटी के लिए बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रही हूं मैं, और पीजीटी के लिए ये बेस है। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो टोटल 8 कंट्रियों से गुजरती है हमारी इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। अब भारत की भी एक टाइम लाइन है, यहीं पर बता देती हूं मैं भारत की टाइम लाइन भी आपको। भारत की भी एक टाइम लाइन है, क्योंकि देखो हमारी पूरी पृथ्वी को है ना 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा टाइम अपनाए हैं किसने, रूस ने। रूस ने सबसे ज्यादा जो टाइम है टाइम जोन में बांटा है अपने आप को, ठीक है। तो रूस की बात करें ना गाइस, तो रूस और अमेरिका, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा ने 5, अमेरिका और कनाडा ने 5 टाइम जोन में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने और यूरोप ने 3 टाइम जोन ने अपने आप को डिवाइड किया है। उसके अलावा बैटरी पे लगाओ और फिर वीडियो देखो, चार्ज लगाओ और फिर लग जाओ वही वीडियो देखने वहीं पे। तो आपके क्या थी, मैं अमेरिका और कनाडा ने 5, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ने 3, ठीक है। उसके अलावा रूस ने 11 टाइम जोन में अपने आप को डिवाइड किया है, और टोटल पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। हमारे भारत में एक ही टाइम रहेगा, चाहे किसी भी राज्य में आप चले जाओ, कोई भी देशांतरों पर टाइम एक ही रहेगा, ठीक है। आई डोंट नो मोनिका कि पीआरटी के लिए है या नहीं है,
मैं कंफर्म नहीं हूं इस चीज को, ना मैंने पीआरटी का सिलेबस मैंने देखा ही नहीं है गाइस, तो कैसे बता दूं मैं आपको। आप खुद एक बार सिलेबस में जाके देख सकते हो। तो गाइस ये आती है भारत की टाइमलाइन, इसे ये है 82.5 डिग्री, इसे ऐसे बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, इंडिया की टाइमलाइन, शॉर्ट फॉर्म में IST, शॉर्ट फॉर्म में IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फुल फॉर्म इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है GMT और IST इन दोनों में कितना अंतर है, तो GMT और IST में 5.5 घंटे का अंतर है। इंडिया 5.5 घंटे आगे है लंदन के टाइम से। अगर लंदन में 12 बजे होंगे तो इंडिया में 5.5 का टाइम होगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये है भारत की समय रेखा। अब भारत की समय रेखा सबसे पहले यूपी में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है और भारत की 5 राज्यों को टच करती है। भारत के कितने राज्यों को टच करती है? 5 राज्यों को टच करती है। और उसकी भी एक ट्रिक है, यहां पर लिख रही हूं मैं, उमा एसी चलते ही उड़ गई, उमा एसी चलते ही उड़ गई। छोटी सी ट्रिक है, 5 राज्य याद हो जाएंगे जहां से क्या, जहां से आपकी भारत की समय रेखा गुजरती है। छोटी सी ट्रिक है, उमा एसी चलते ही उड़ गई। कई लोग होते हैं ना एसी पसंद नहीं होता, तो ऐसी ही एक उमा है भाई, उसको एसी पसंद नहीं है तो वो एसी चलते ही उड़ गई। आप ध्यान दो। थैंक यू रामकेश सैनी शेरदिल, थैंक यू। उमा एसी चलते ही उड़ गई। तो गाइस आप इसको कैसे याद करोगे? ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश यूपी पहला राज्य भारत का। सेकंड आता है मध्य प्रदेश MP, मध्य प्रदेश। ए से आता है आंध्र प्रदेश AP, आंध्र प्रदेश। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। चलते ही नंबर 4 उड़, चलते ही उड़, ऊ से उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ही 36, एक छत्तीसगढ़ हो रहेगा गाइस। कैसे हटेगा ये? ओ वाह क्या, तो ठीक है। तो देखो गाइस, नंबर 1 इज यूपी, नंबर 2 इज MP, नंबर 3 इज यूपी MP AP आंध्र प्रदेश, नंबर 4 इज उड़ीसा और छत्तीसगढ़, नंबर 5 इज छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य जहां से भारत की समय रेखा गुजरती है, यूपी से निकलती है इलाहाबाद के निकट। आई डोंट नो, हाँ PDF मिल जाएगा बाद में। मैं इसलिए किसी भी चीज को रेज नहीं कर रही हूं, वो आपके ऊपर है, आप कितना समझ पाते हो मेरी राइटिंग को, मेरी चीजों को, बट PDF मिल जाएगा इस सब चीजों का, मैम ने बोला था मुझे। ओके, तो ये 5 राज्य जहां से आपकी टाइमलाइन गुजरती है। तो ये थी हमारी 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, और ये थी भारत की समय रेखा, ठीक है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है गाइस देशांतर रेखा में नेक्स्ट लाइन आती है हमारी, जो हमें याद करनी बहुत जरूरी है, और ये आखिरी लाइन है। और गाइस ये है हमारी कौन सी लाइन? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। देखो वेस्ट लिखा है मैंने, इस चीज को ध्यान रखना, ये वेस्ट है, ईस्ट नहीं है। हाँ, तो सोच लो कि मेरी मामी ऐसी जब भी हम चलाते हैं वो चली जाती है, उड़ जाती है, ऐसे याद कर सकते हो। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, इसे कहते हैं गाइस क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट लाइन कहते हैं, जैसे ही इस लाइन को पार करेंगे एक दिन आपका प्लस हो जाता है। वैसे भी ठीक है, एक दिन प्लस हो जाएगा और इस लाइन को पार करते हुए एक दिन माइनस हो जाता है, और यहां पर भी सेम वही होता है, ठीक है। और इस मेरा खुद का भी चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी,
और यकीन मानो मैं वहां पर ज्योग्राफी पढ़ाती हूं और व्हाइट बोर्ड है, मैं भी हाँ ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाती हूं, वहां पर तो मैं भी मिटा मिटा कर ही पढ़ाती हूं। अब इधर देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे केवल पानी के ऊपर से लिया गया है, कोई भी कॉन्टिनेंट ये टच नहीं करता। ऐसा क्यों? अगर एक कॉन्टिनेंट में से इस रेखा को ले लिया जाता तो एक ही कॉन्टिनेंट की, एक ही कंट्री में दो तिथियां हो जाती, 2 तारीख हो जाती, और इस वजह से सारे डॉक्यूमेंट, सारे काम, सारे पेपर वर्क सब कुछ रह जाता। इसीलिए इसे केवल पानी के ऊपर से लिया गया है। और कि कहां कहां से, तो सबसे पहले गाइस ये आर्कटिक ओशियन पड़ता है सबसे पहले ऊपर। यहां पर हम बात करें आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, आर्कटिक, सबसे पहले आर्कटिक ओशियन नंबर 1, फिर ये ओशियन है यानी महासागर, और उसके बाद बेरिंग सागर, एंड नंबर 3 इज आपका प्रशांत महासागर। ओके, आर्कटिक, बेरिंग, प्रशांत, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 2 तो महासागर आते हैं मेन, और ये बेरिंग सागर आता है। तो केवल पानी के ऊपर से इस लाइन को लिया गया है। क्यों लिया गया है? ताकि किसी भी देश में एक टाइम पर 2 डेट ना हो, एक ही दिन में इस एरिया में अलग डेट है, इस एरिया में अलग डेट है। ऐसे होंगे तो आपके पेपर कैसे होंगे? ठीक है, मैं पानीपत से हूं, पानीपत हरियाणा, प्रॉपर झज्जर, माइका झज्जर। तो गाइस आर्कटिक, बेरिंग, प्रशांत, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और आती है, ये जो रेखा आपने देखो मैं टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई है क्योंकि बीच में आइलैंड आ गए थे। पानी में आइलैंड होते हैं ना, यानी भूमि का वो भाग जो चारों ओर से पानी द्वारा कवर किया गया हो। तो आइलैंड आए तो बीच में से उनको मोड़ दिया गया, रेखा को क्या कर दिया गया? मोड़ दिया गया। फिर आइलैंड आ गया, फिर मोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको 4 बार मोड़ा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेट लाइन कितनी बार विचलित होती है? तो गाइस 4 टाइम ये विचलित होती है, किसी भी कॉन्टिनेंट को ये टच नहीं करती। ठीक है, तो ये था आपका देशांतर और अक्षांश रेखा, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अब उसके बाद आपने समझ लिया है कर्क रेखा क्या होती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्या होती है। भूमध्य रेखा पर सबसे पहले आपका सन यानी पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और भूमध्य रेखा एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा सूर्य के सामने रहता है। पृथ्वी का ये वाला भाग, चाहे पृथ्वी कैसे ही मूवमेंट करे, ये वाला भाग सामने रहता है। ठीक है, नहीं, तेलंगाना में से नहीं जाती, 5 ही राज्य है, तेलंगाना नहीं आएगा। तो सूर्य सबसे पहले 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा पर इस पार्ट से इस पार्ट तक पहुंचने में सूर्य को पूरे 3 महीने लग जाते हैं गाइस, 3 महीने। अब 3 महीने लगते हैं, 3 महीने लग जाते हैं सूर्य को। अब यहां देखो तो सन यहां पर पहुंचता है पूरे 3 महीने में बाद कर्क रेखा पर, क्या डेट? ठीक है, पूरे 3 महीने बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 21 जून, पूरे 3 महीने बाद कर्क रेखा पर होती है सूर्य की किरणें लंबवत, बिल्कुल सीधी। ओके, समझ में आया? और फिर से 3 महीने के बाद, क्योंकि हमारी पृथ्वी है ना अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये वाला पार्ट कभी भी सूर्य के सामने नहीं आता, ना ये वाला ना ये वाला। इसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कभी भी सूर्य के सामने नहीं आते। इससे क्या होता है गाइस, ये जो आपका 21 जून, इसके बाद फिर दोबारा से पृथ्वी का यही वाला पार्ट सीधा पड़ता है, भूमध्य रेखा वाला। कब सूर्य फिर दोबारा से सीधा आता है यहां पर? पूरे 3 महीने बाद, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी महीना तो सितंबर होगा, बट गाइस यू सब जानते हैं कभी 31 का महीना, कभी 30 का महीना, ये चलता रहता है ना। तो 23 सितंबर, 23
सितंबर को सूर्य की किरणें फिर से भूमध्य रेखा पर सीधी होती है। ओके, उसके बाद देखो फिर 3 महीने बाद सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। अब मकर रेखा पर 3 महीने बाद सूर्य साउथ की ओर आता है ना, फिर 3 महीने लगेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी दिसंबर। अब दिसंबर तो आ गया, बट डेट क्या होती है? डेट होती है गाइस 23 सितंबर थी, यहां पर आएगी 22 सितंबर। ठीक है, तो ये 30 और 31 के महीने की वजह से चलता रहता है। तो ये है वो डेट्स जो आपके एग्जाम्स में आती है, सूर्य की किरणें कब और किस रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। समझ में आ गया? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर इसीलिए बोलते हैं कि सारा साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि देखो जब इस पार्ट पर भी सूर्य है, सीधा है, तब भी इस पार्ट में गर्मी होती है। यहां तक है तो यहां पर फिर भी गर्मी रहेगी, और यहां पर सीधा है तब तो यहां होनी ही होनी है। समझे ना? थैंक यू कमल, थैंक यू। तो यहां पर होनी ही होनी है। तो गाइस देखो 21 मार्च 23 सितंबर सारा साल पूरा तापमान भयंकर गर्मी होती है, और सारा साल भयंकर वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर 21 जून हमारी कर्क रेखा जो पृथ्वी के सेंटर से गुजरती है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी रहती है। अब देखो 0 डिग्री से साउथ वाला दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ वाला उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा गाइस? कर्क रेखा और मकर रेखा निर्धारित करेगी, कैंसर और कैप्रिकॉर्न निर्धारित करेगी, क्योंकि उत्तर और दक्षिणी इसलिए सूर्य के सामने नहीं आते क्योंकि सूर्य जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर। इस वजह से ये वाले पार्ट सूर्य के सामने नहीं आ पाते, पृथ्वी में थोड़ा सा झुकाव है। ठीक है, और कक्षा तल पर पृथ्वी अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है इस वजह से। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? अब ध्यान देना भाई, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा गाइस? वो होगा जो कर्क रेखा पर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पड़ती है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। अब मैं पूछूं उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताओ, सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। क्यों? एक गोलार्ध का छोटा दिन दूसरे गोलार्ध का बड़ा दिन होगा। ओके, और दूसरे गोलार्ध का बड़ा दिन पहले वाले गोलार्ध का छोटा दिन होगा, अपोजिट होता है। अब यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अब मैं पूछूं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताओ, तो गाइस कौन सा रहेगा? 21 जून। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये छोटा दिन बड़ा दिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से करना, पजल मत हो जाना। ओके, तो ये सन हो चुका है हमारा। सन कैसे क्या आता है पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है, और बाकी कुछ रहता नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज और रह गई है गाइस, वो और सुन लो। अब देखो 21 मार्च भारत में कौन सी ऋतु चल रही होती है? 21 मार्च कौन सी ऋतु चल रही होती है? क्यों लग रहा है आपको ब्लंडर? क्यों लग रहा है? मैंने सिंपल बोला है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? बड़ा दिन तो 21 जून है, सबसे छोटा दिन वो होगा जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ओके, समझ में आ गया आई थिंक सबको। नेक्स्ट देखो, अब जो 21 मार्च है इस दिन इंडिया में यानी हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है नियर अबाउट, तो इसीलिए इसे बसंत कहते हैं। अब बसंत के पीछे भी एक नाम आता है, विश्व। क्या नाम आता है गाइस? विश्व। अब ये विश्व क्या होता है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स विश्व। विश्व क्या सिचुएशन होती है? विश्व वो सिचुएशन होती है जब किसी स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विश्व कहते हैं। जब किसी स्थान पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे तो उसे विश्व कहते हैं। तो इसे कहा जाता है 21 मार्च को बसंत विश्व, क्योंकि 21 मार्च के दिन हमारी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। समझ में आया? 21 मार्च को सीजन नहीं बोलेंगे, स्प्रिंग सीजन चलता है, सीजन नहीं बोलेंगे, विश्व बोलेंगे, बसंत विश्व। नेक्स्ट आता है 23 सितंबर। 23 सितंबर अब देखो चल रहा है ना, आज 17 तो हो गई और 4-5 दिन बाद 23 सितंबर आने वाला है। तो थोड़ी थोड़ी देखो आपके घर के जो एसी हैं, अब इतनी भयंकर गर्मी नहीं पड़ती। ठीक है, पसीने वाली गर्मी ज्यादा की भीग जाए ऐसी गर्मी अब नहीं है। सर्दियों की शुरुआत है, सर्दी आने वाली है ना आगे,
आपका विंटर सीजन आने वाला है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शरद विश्व। शरद विश्व, दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे गाइस, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 21 जून। 21 जून को भारत में क्या होती है? गर्मी, तो इसे बोलते हैं ग्रीष्म अयानात। अभी अयानात समझाऊंगी क्या होता है। इंग्लिश का वर्ड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने काफी सर्च भी किया, आप ढूंढ लेना। ओके, ग्रीष्म अयानात। और 22 दिसंबर आपको क्या लेना दक्षिणी गोलार्ध से, आप से केवल ये देखो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होता है, भारत में भाई भयंकर सर्दी पड़ती है, भारत में भयंकर सर्दी पड़ती है। ठीक है, भारत में भयंकर सर्दी पड़ती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शरद अयानात। शरद अयानात। शरद अयानात। 22 दिसंबर शरद अयानात, 21 जून ग्रीष्म अयानात। अब अयानात क्या होता है? उस सिचुएशन को कहते हैं जब हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधियां हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे गाइस देखो 21 जून हमारे यहाँ पूरी गर्मी, पूरी गर्मी, तो आपको पता है जो सूर्य है यानी दिन कब छिपेगा? रात के जाके कहीं 7-8 बजे। ठीक है, 7 बजे 7:30 बजे तक जाके दिन छिपेगा, कितना बड़ा दिन। और सुबह सूर्य कब उग जाएगा? लगभग आप ये लगा लो 5:30 पौने 6 बजे सूर्योदय हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया? हाँ, परीक्षा से 3 दिन पहले 23 सितंबर, वेरी गुड। ठीक है, तो 21 जून भयंकर गर्मी, तो देखो कितना बड़ा दिन, सुबह के आपके 5:30 से लेकर रात के 7:30 बजे तक दिन ही दिन है और रात छोटी। तो इसी वजह से 21 जून को ग्रीष्म अयानात क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्मियों में दिन और रात की अवधियों में बहुत ज्यादा अंतर, और सर्दियों में 22 दिसंबर आपका भाई दिन तो छोटा सा, सुबह भी 7 बजे जाके सूरज दिखेगा, दिखा तो 7 या 8 भी बजा देता है, और शाम को 5 बजे छिप जाता है। इसीलिए दिन और रात की अवधियों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो दोनों समझ में आ गया? तो गाइस ये भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन था। ठीक है, तो आई थिंक आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूरा डिटेल से कंप्लीट होता है। वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, इस हिसाब से तो आपकी ज्योग्राफी 12 घंटे में जाके पूरी करोगे तुम, एक 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 ऐसे ही हम टॉपिक पढ़ते रहे ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सूर्य। सर्कल सीधे क्यों नहीं बनते? ये है हमारा येलो येलो सूर्य। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है ना, वही सिखाने जा रही हूं आपको। ये है वही सूर्य। अब सूर्य की हम बात करें तो सूर्य की सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं गाइस वानमंडल। वानमंडल, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर गाइस, चंद्र सूर्य ग्रहण कराने से पहले आपको इन लेयर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है सूर्य में। सूर्य में लेयर होती हैं, पूरा सूर्य एक नहीं होता, इसमें लेयर्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो सोलेस्टिक बोलते हैं। ओके ओके हर्षा, सोलेस्टिक बोलते हैं, थैंक यू समर सोलेस्टिक। नेक्स्ट आता है प्रकाश मंडल। नेक्स्ट लेयर होती है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर। ओके, और गाइस ये जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है सूर्य का, इसे बोलते हैं कोर। इसे बोलते हैं कोर। और उसके अलावा एक लेयर और होती है जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, इसे बोलते हैं क्रीट। क्रीट या कोरोना, क्रीट या कोरोना, और इंग्लिश में बोलते हैं गाइस क्रोनोस्फेयर। क्रोनोस्फेयर। ओके, हाँ, क्रोनोस्फेयर समझ में आ गया। तो ये है सूर्य ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो हमें जो लेयर दिखती है उसे बोलते हैं कोरोना। अब कोरोना कितनी भयंकर बीमारी, आप उससे याद कर सकते हो कोरोना। ठीक है, तो कोरोना, क्रीट या क्रोनोस्फेयर, जब ग्रहण के समय हमें जो आउटलाइन दिखती है सूर्य की,
देखो हमें कई बार कई देखते भी हैं तो कुछ इस तरीके का सूर्य दिखता है, यहां से इतना कटा हुआ है तो चारों तरफ एक लाइन दिखती है, उसे बोलते हैं क्रीट, कोरोना और आपका क्रोनोस्फेयर। समझ में आया? तो यहां पर ये सारी चीजें चलती है। सेकंड, और हमेशा जो लेयर रहती है वो होती है वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर और सूर्य का कोर। इतनी बात समझ में आ गई? अब कैसे होता है आपका सूर्य ग्रहण? तो गाइस देखो ये है हमारा सूर्य। ओके, बन गया भाई सूर्य, सुंदर सा बन जा। ठीक है, अब ये है हमारा चंदा मामा। ओ, वाइट वाइट सुंदर लग रहा है ना? और गाइस ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। तो क्या होता है गाइस, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं युति सिचुएशन बोलते हैं इसको। अमावस्या के दिन ये होती है, अमावस्या, और ज्योग्राफी में इसे युति कहते हैं। ठीक है, तो अगर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो पृथ्वी है, हम तो पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और इस चंद्रमा की वजह से हमें सूर्य का कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता, और इसे हम क्या कहते हैं भाई, सूर्य कट रहा है। बट गाइस वो कटता नहीं है, कटेगा फिर भरेगा कैसे? समझ रहे हो? तो सूर्य कोई कटता बटता नहीं है, केवल छाया पड़ जाती है, और वो छाया भी हमें दिखती है, तो पृथ्वी से सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता, जिसे हम सूर्य ग्रहण कह देते हैं। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ये इस सिचुएशन को ज्योग्राफी में युति कहते हैं, और ये अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या की काली रात। भाई चंद्रमा हट गया, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, तो अपने आप अमावस्या की काली रात हो जाएगी। किस पर? पृथ्वी पर। समझ में आ गया सूर्य ग्रहण सिंपल वे में कि कैसे होता है। बुक्स में आपको दिखेगा चंद्रमा ने ये सिचुएशन ली, सूर्य ने ये ली, उसने वो ली, सारे पंगे छोड़ो, सिंपल वे में जितना याद रखोगे ना, एग्जाम में तभी क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। अगर आप बुक लैंग्वेज पर जाओगे, मुश्किल लैंग्वेज उठाकर, मुश्किल वर्ड उठाकर पढ़ोगे ना, तो आप कभी क्वेश्चन को क्रैक ही नहीं कर पाओगे। इसलिए तो टीचर होते हैं। टीचर होते किस लिए हैं? आपको कोई चीज, देखो बुक्स में भी आपके लिए दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, बट बात तो ये है ना, आपको वो समझ नहीं आती, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक टीचर चाहिए। और हमारे जैसे टीचर किस लिए? यही तो है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है गाइस सूर्य ग्रहण। इसे क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। समझ में आ गया? आगे बढ़े चंद्र ग्रहण पर। बट उससे पहले एक चीज और समझ लो, एक साल में सूर्य ने क्या किया है, सन ने अपनी सीट बुक कर ली है। कैसे सीट बुक की? सूर्य ने कहा कि मैं मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण करूंगा, मिनिमम 2 तो मैं करूंगा ही करूंगा, और मैक्सिमम मैं 5 करूंगा। मैक्सिमम मैं कितनी करूंगा? 5 करूंगा। देखो SSDD ये ऑप्शन पर निर्भर है। एग्जामिनर आपको 2 ऑप्शन कभी भी नहीं देगा। अगर वो दोनों ऑप्शन देता है तो आपको पता है कई बार एक ही क्वेश्चन के 2 जो आंसर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, 2 होते, एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी टिक किए जाते हैं। तो 179, 189। ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर है वो ऑप्शन में क्या देता। मेरा वे था कि मैं आपको दोनों ही चीजें समझा दूं, ताकि जो भी ऑप्शन में आए आप उसको टिक कर दो। तो इतना समझ में आया? तो मिनिमम सीट 2 और मैक्सिमम 5। अब आते हैं चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो आई थिंक सूर्य का ये यहां पर सब कुछ हो गया है, इसको कर देते हैं। चंद्र ग्रहण सीखते हैं। ओके, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है? चंद्र ग्रहण की बात करें गाइस, तो यहां पर सेम आपका सूर्य रहेगा। उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। ओके, एंड उसके बाद आएगा हमारा चंद्रमा। अब इसमें क्या होता है चंद्र ग्रहण पर? अब इसमें होता है सूर्य, पृथ्वी, चांद, हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट, जिसे हम कहते हैं
क्या? चंदा मामा है ना, सूर्य, ओके, सूर्य, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों एक सीधी रेखा में हो गई। गाइस कैसे कंफ्यूजन है आपको 179 और 181 में? आप इतनी पीछे कैसे रह गए? ये तो मैंने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में कराया था। सिंपल सी बात है, आपकी 0 डिग्री से 90 ऊपर लाइन होती है और 90 नीचे लाइन होती है। अब ये ऊपर और नीचे लाइन को मिला लोगे तो 180 हो गई। अब इस 180 में 0 डिग्री मिलाओगे, एक लाइन और 181 हो गई, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री इंक्लूड नहीं थी ना इसके अंदर, तो 181 हो गई। अब इस 181 में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि एक पॉइंट है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक पॉइंट है, वो लाइन नहीं है, तो उन दोनों को जब माइनस कर दिया जाएगा तो 179 आ गया। समझ में आ गया अब? ठीक है, इस वीडियो के शुरू में आपको ये सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। हम आते हैं अपने, अब इधर देखो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा पर होंगे और इसके बाद क्या होगा गाइस? जो पृथ्वी है इसकी छाया पड़ेगी चंद्रमा पर, पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर, क्योंकि देखो इधर से सूर्य है, अब आगे से सूर्य है, बीच में हमारी पृथ्वी है और ये स्मार्ट बोर्ड लगा लो आपका चांद है। तो जो सूर्य है इसकी सारी रोशनी किसने रोक दी? पृथ्वी ने रोक दी, ठीक है। और पृथ्वी की छाया यानी मेरे हाथ की छाया, देखो आप सबको दिख रही होगी, स्मार्ट बोर्ड पर पड़ रही है ना, मेरी हाथ की छाया स्मार्ट बोर्ड पर पड़ रही है। तो इसी तरीके से पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता और हम सोचते हैं कटा हुआ है, बट ये कटा हुआ नहीं होता गाइस, ये पृथ्वी की सिंपल छाया पड़ती है। और जब चंद्रमा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और फिर जब ये छाया पे से हट जाएगा चंद्रमा, आपको फिर से पूरा दिखने लग जाता है। ठीक है, ब्लू कलर दिख नहीं रहा? ओके, तो ठीक है, तो ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तो इस तरीके से होता है। पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ जाती है क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है और इसी वजह से आपका जो चंद्रमा है उसमें चंद्र ग्रहण हो जाता है और जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है। तो ये था गाइस सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। उसके अलावा आपका इससे ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो यहां पर आपको चंद्र ग्रहण समझ में आ गया होगा। ये पूरी की पूरी छाया पड़ेगी, ये पूरी की पूरी छाया पड़ेगी चंद्रमा पर, इसके कुछ पार्ट को ढक लेती है और इसे कह देते हैं हम चंद्र ग्रहण हो गया, इसे कहेंगे हम चंद्र ग्रहण हो गया। नेक्स्ट, अर्थ से रीट की बात करें तो अर्थ में जो टॉपिक आया हुआ है रीट में वो यही आया हुआ है कि पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण, इन दोनों को, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण। तो गाइस ध्यान देना इस बात पर, ये है हमारी पृथ्वी, ओके, ये है हमारी पृथ्वी। आपने अपने घर के फैन को देखा है, उसी तरीके से जैसे आपका घर का फैन घूमता है ना, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, घूमती है। डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, और 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है अपने अक्ष पर, जिसे आप 24 घंटे भी कहते हो। ओके, 24 घंटे भी कहते हो। तो पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड का टाइम लेती है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने पर हमारी पृथ्वी। अब देखो, आप अपने कमरे के अंदर जाते हो, आपका फैन ऑफ है, आप कमरे में गए, आपने स्विच ऑन किया, फैन चल गया, फैन चलते ही आपको क्या महसूस हुई? हवा। उसी तरीके से जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो आपकी हवाएं अपने अक्ष पर घूमती है। निशा मैम, अरे यार,
तो उसी तरीके से, हाँ, उसी तरीके से जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या चलती है, आपकी हवाएं महसूस होती है। यानी हमारी पृथ्वी पर हवाएं किसकी वजह से चलती है, हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। इसी पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। घूर्णन गति को इंग्लिश में कहते हैं क्या, रोटेशन। घूर्णन गति को इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। और घूर्णन, रोटेशन और एक नाम से और जानते हैं गाइस, परिभ्रमण। तीनों नाम आपको पता होनी चाहिए। तो ये टाइम पीरियड है कंप्लीट एक चक्कर होने में, और हवाएं चलती हैं। जैसे आपका घर का फैन चलता है तब हवा महसूस होती है, उसी तरीके से जब हमारी पृथ्वी घूमती है तभी आपको हवा महसूस होती है। और यही हवाएं जब समुद्र के पानी में जब ये हवाएं घुसती हैं तो पानी में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो पानी में मूवमेंट होती है तो महासागरीय आपकी धाराएं चलती हैं। पानी के अंदर मूवमेंट होती हैं तो धाराएं करंट मूवमेंट करती हैं, वेव मूवमेंट करती हैं। तो गाइस आपकी महासागरीय धाराएं चलती हैं। दूसरी बात क्या, जब यह हमारी पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य के सामने होता है, हमारी पृथ्वी घूमती हुई पृथ्वी का, मान लो ये सन है, जो पार्ट सूर्य के सामने होगा, वहां पर क्या होती है, दिन होती है। ठीक है, मान लो ये सूर्य है, ये सन है, सन के सामने अर्थ का ये वाला पार्ट है तो यहाँ दिन होगा और बैक वाले पार्ट पर रात होगी। तो दिन और रात भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिन और रात भी पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही बनते हैं। तीनों चीजें समझ में आ गई, दिन रात बनते हैं, हवाएं चलती है, महासागरीय धाराएं चलती हैं। नेक्स्ट आता है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, उसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और सूर्य के चारों ओर किस सर्कल पर घूमती है गाइस, वो सर्कल है कौन सा आपका, वो सर्कल है अंडाकार सर्कल पर घूमती है, जिसे दीर्घवृत्ताकार भी कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार यानी एक लंबा सर्कल बनाती है, एक लंबे सर्कल वाले मार्ग पे से घूमती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या कहेंगे, दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार। समझ में आ गया। तो रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिसे कहते हैं परिक्रमण। ओके, अब देखो ये परिक्रमण का भी एक टाइम पीरियड है, और जिससे क्या बनते हैं, आपके साल बनते हैं। या तो आपको एग्जाम में सीधा मिलेगा 365 सही 1/4 दिन, एक साल में इतने ही दिन होते हैं ना। ठीक है, लीप ईयर बनता है जब ये 1/4 और 1/4 आपस में मिलकर 1 डेज बना देते हैं, आपकी फरवरी 29 हो जाती है और आपका लीप ईयर बन जाता है, एक दिन प्लस हो जाता है। 365 दिन बिल्कुल एग्जैक्ट लिखवा देती हूं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एंड 16 सेकेंड। 16 सेकेंड। ओके, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है गाइस। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 सेकेंड। 365 से 1/4 दिन पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, रिवोल्यूशन करने में इतना टाइम लगता है। अब इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो गाइस आपके सीजन्स बनते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है जो भाग, वहां गर्मी, और जो भाग सूर्य से दूर होगा वहां सर्दी। तो भाई आपके सीजन्स बनते हैं किसके कारण, रिवोल्यूशन के कारण। ठीक है, सीजन्स बनते हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़, जो कुछ भी है सब कुछ सीजन्स बनते हैं रिवोल्यूशन के कारण। दूसरी बात, दिन और रात की जो लंबाई है वो घटती बढ़ती है। कैसे, सिंपल सी बात है, जहां पर सूर्य की किरणें लंबे टाइम तक रहेगी, दिन बड़ा रहेगा और रात छोटी रहेगी। उसके बाद फिर दोबारा से जहां पर सूर्य की किरणें नहीं है वहां पर रात लंबी रहेगी और दिन छोटा रहेगा। तो दिन और रात की लंबाई घटती बढ़ती है, दिन और रात की लंबाई घटती बढ़ती है। ओके, लंबाई घटती बढ़ती है रिवोल्यूशन के कारण। ये सब कुछ रिवोल्यूशन के कारण ही होता है। सीजन्स बनते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दिन और रात की लंबाई घटती बढ़ती जाती है। तो ये था भाई गाइस आपकी पृथ्वी की गतियां, जो कि रीट में आता है और वैसे भी सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है।
कि घूर्णन रोटेशन कैसे होता है और रिवोल्यूशन कैसे होता है। ओके, आगे बढ़े। किसमें पढ़ाया आपने 46 सेकंड? रिवोल्यूशन में या रोटेशन में? तो मैंने 46 ही लिखा है, रिवोल्यूशन में 16 आएगा, 46 नहीं आएगा। ओके, आगे चलते हैं गाइस। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां पर पृथ्वी की गतियां पढ़ ली, अक्षांश देशांतर पढ़ लिए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सब कुछ हो गया। आगे चलते हैं अब। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अब करवाऊंगी मैं आपको वायुदाब पावनी। इसके लिए आपको एक डायग्राम से ही सिखाऊंगी। ओके, आ जाओ फटाफट। यहां पर आपकी 0 डिग्री है, मैं लाइन नहीं खींच रही हूं, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ मैं आपको पढ़ा रही हूं वायुदाब और पवनी। पहले 2-4 चीजें बता दूं। वायुदाब किसे कहते हैं? वायु में जो दबाव होता है उसे वायुदाब यानी एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एयर प्रेशर कहते हैं जब वायुदाब जो पवनी होती है। और एक एरिया पर जहां पर आपकी वायु बहुत ज्यादा है तो वहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। और जहां पर आपकी हवा नहीं होती वहां पर लो प्रेशर होता है। और आपकी पवनी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी भरे हुए एरिया से खाली एरिया की ओर हवाएं चलती हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझ लो, यहीं पर वायुदाब एयर प्रेशर और आपके टेम्परेचर में उल्टा संबंध होता है। कैसे गाइस? टेम्परेचर में और एयर प्रेशर में यानी वायुदाब में आपका ऑपोजिट संबंध होगा। जहां पर वायुदाब ज्यादा होगा वहां पर तापमान कम होता है। कैसे? देखो, समझो ध्यान से। मान लो एक एरिया है, यानी यही वाला एरिया ले लेते हैं हम, भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया। यहां पर आपका टेम्परेचर अधिक होता है, सारा साल सूर्य की किरणें बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है। तो यहां से यहाँ की जो हवा होगी वो कैसी होगी? भाई तापमान अधिक है तो हवा गर्म होगी। अब हवा गर्म है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है और इस एरिया को खाली कर देती है। तो क्या हुआ? हो गया ना वायुदाब कम। यहाँ की सारी हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, हवा ऊपर उठी तो भाई आपका टेम्परेचर अधिक था, हवा ऊपर उठ गई तो ये एरिया खाली हो गया। तो वायुदाब कैसा रहा? लो प्रेशर। तो इसलिए मैं बोल रही हूं तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। दूसरी बात देखो, अब ध्रुवीय एरिया ले लो, यानी ये आपका बिल्कुल ठंडे होते हैं, बर्फ पड़ती है। यहाँ की हवा कैसी होगी? ठंडी होगी। अब यहाँ की हवा ठंडी है तो ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठती है, धरातल के साथ चिपक कर रहती है ठंडी हवा। क्योंकि आपके दूध में से, लड़कियों आप सभी ने दूध उबाला हुआ है, जब दूध उबालते हैं तो जो आपकी भाप निकलती है दूध में से वो ऊपर जाती है, नीचे बैठती है? ऊपर जाती है ना। सेम उसी तरीके से गर्म हवा भी हमेशा ऊपर की ओर मूवमेंट करती है। कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, सब कुछ गर्म हवाओं की वजह से। ठंडी हवा हमेशा धरातल के साथ, आपकी बर्फ, जब आप बर्फ जमाते हो, फ्रीज में जमाते हो बर्फ, तो क्या होता है गाइस? वो बर्तन के साथ चिपक कर रह जाती है। उसी तरीके से ठंडी हवा भी धरातल के साथ चिपक कर रह जाती है, ऊपर नहीं उठती। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उस एरिया में हवा भर जाती है तो वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका टेम्परेचर और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। जहां तापमान अधिक वायुदाब कम रहेगा, जहां तापमान कम वायुदाब अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आप देखो आगे। तो गाइस सबसे पहले 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यू नो दैट ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में उष्ण कटिबंध और इंग्लिश में ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल
लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर क्यों बनी? देखो मैं आपको पहले बताया कि तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध। टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ की सारी हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, और फिर ऊपर उठने के बाद क्या होता है? हवा ऊपर उठ गई भाई, गर्म थी, एरिया को खाली कर दिया तो लो प्रेशर हो गया। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बेल्ट आती है हमारी 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में भी 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। ओके गाइस, ये दोनों बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। यहां पर क्या होता है, इस एरिया की जो हवा थी जो यहां से उड़ गई थी वो सारी इस एरिया में आ जाती है, और इधर की भी हवा सारी इस एरिया में आ जाती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो यहाँ की सारी हवा इधर आ जाती है और यहाँ की सारी हवा इस बेल्ट में आ जाती है। तो इसे बोलते हैं उपोषण। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च यानी हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट सेम आपके नॉर्थ में भी बनेगी और नाम भी सेम रहेगा, उपोषण हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गई? उपोषण हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है, जिसे बोलते हैं उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। 30 से 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ में भी साउथ में भी। धीमे बोलूं? ओके। नेक्स्ट आती है गाइस 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में भी 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ। ओके, यहां पर क्या होता है, यहां की भी देखो, इनकी तो सारी हवा यहां पर आ गई थी, इस एरिया में आ गई। अब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण यहां की भी सारी हवा इधर चली जाती है और इधर चली जाती है। अब कुछ हवा इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, यहां पर भी सेम, कुछ हवा इधर आ गई, कुछ इधर आ गई। इस वजह से इस एरिया में भी आपका लो प्रेशर बन जाता है। बट टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता इसमें, टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता। यहां पर रोल होता है पृथ्वी के रोटेशन का। इन दोनों प्लेटों में ही पृथ्वी के रोटेशन का, बेल्ट में पृथ्वी के रोटेशन का वर्क होता है। कहते हैं पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण कौन सी दो बेल्ट बनती हैं? तो गाइस ये उपोषण उच्च हाई प्रेशर बेल्ट, और यहां पर मैं अभी लिखूंगी, यहां पर मैं अभी लिखूंगी, यहां पर इसका जो नाम पड़ेगा उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, और आपकी लो प्रेशर बेल्ट रहेगी। यहां की सारी हवा चली जाती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, और साउथ में भी सेम रहेगा, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? अब साउथ में 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये आपका ध्रुवीय पेटी, क्या नाम रहेगा? पोलर बेल्ट, ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पेटी। वहां पर स्पेस नहीं है, मैं यहां पर लिख रही हूं। अब यहां की सारी हवा यहां आ गई थी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, यहां पर टेम्परेचर ही इतना ज्यादा है, ध्रुवीय पेटी में बर्फ पड़ी रहती है, इस वजह से जो हवा है यहां पर लगी रहती है। ठीक है, यहां पर जो हवा है गाइस वो लगी, चिपकी हुई रहती है धरातल के साथ, इस वजह से यहां पर हाई प्रेशर रहता है। तो यहां पर जो बेल्ट होगी वो हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया? तो ये थी गाइस आपकी 7 कटिबंधीय क्षेत्र या 7 वायुदाब के क्षेत्र, 7 पेटियां, 7 बेल्ट है टोटल हमारी पृथ्वी पर। 7 वायुदाब कटिबंध पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। समझ में आ गए आपको सातों कटिबंध? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, बिल्कुल राइट, पोलर ध्रुवीय, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इतना कम है कि हवा धरातल के साथ चिपकी हुई रहती है। ओके, इसी वजह से ये सब कुछ होता है। समझ में आ गया आपको? ये है पूरा वायुदाब कटिबंध। इस तरीके से आपकी कटिबंध विकसित हो जाते हैं
टेम्परेचर के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। गाइस ध्यान रखना, पृथ्वी के रोटेशन के कारण कौन कौन सी जो प्लेटी है, जो प्लेट्स हैं, बेल्ट है, ठीक है, कौन कौन सी जो बेल्ट है वो विकसित होती है। तो सिंपल आपका आंसर रहेगा, एक तो ट्रॉपिकल एक तो रहेगा आपका उपोषण, यहां पर उपोषण आएगा, उपोषण हाई प्रेशर बेल्ट, और एक उपध्रुवीय। ये दोनों जो बेल्ट है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, अलग से काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी बिल्कुल सेम यही दोनों बेल्ट है। इनको कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विकसित होती हैं ये बेल्टें। मैंने आपको समझा ही दिया है, जब पृथ्वी मूवमेंट करती है तो हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये थी आपकी वायुदाब। अब पवनें कैसे चलती हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें पवनें ही है ना। तो गाइस एक चीज और, समुद्र तल पर यानी सी लेवल पर हमारा वायुदाब कितना होता है, 1013.25। ओके, इसे याद रखना। वायुदाब को हमेशा मिलीबार में मापा जाता है, ये यूनिट है वायुदाब को मापने की, मिलीबार। और सेंटीमीटर में एग्जामिनर पूछे तो आंसर रहेगा 76 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया। चलो अब आपकी पवनी कैसे चलती है, दूसरा टॉपिक हमारा पवने है, दूसरा टॉपिक पवने है। अब ये पवनी कैसे चलती है, तो गाइस पवनी आपकी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर से मैंने समझाया था ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनी चलेंगी। भाई लो प्रेशर से कैसे चलेंगी, बेचारे के पास हवा है ही नहीं, वो कैसे चलाएगा। हाई प्रेशर से चलेंगी क्योंकि वहां पर भरी हुई है हवा, तो जहां पर हवा ज्यादा होगी वहीं से तो चलेगी, या जिस एरिया में पहले ही हवा नहीं है वहां से कैसे हवा चलेगी। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो ट्रॉपिकल, ये दोबारा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, इसमें समझ लोगे, समझाने की कोशिश करती हूं, समझ जाओगे कि तो अच्छी बात है। तो देखो गाइस, ये हमारे ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जो ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, ये यहां पर पहले बेचारे के पास हवा नहीं है, कहां से ये हवा चलाएगा। अब इससे ऊपर वाली पेटी में देखो, यहां पर हाई प्रेशर है, पूरा हवाओं का झुंड भरा हुआ है, और साउथ में भी आप देखो यहां पर भी हाई प्रेशर है, यहां पर भी पूरी हवाएं हैं, ठीक है। चलो मैं दोबारा ही बना देती हूँ सुंदर सा डायग्राम। ये आपकी उष्ण कटिबंध वाली, मैं इतना लिखूंगी सिर्फ, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये उपोषण कटिबंधीय आपकी हाई प्रेशर बेल्ट है। और गाइस ये वाली है आपकी नो, ठीक है, हाई प्रेशर थी, वन मिनट, सब कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, ये है आपकी लो प्रेशर बेल्ट। अलग अलग कलर लेके बनाऊंगी ताकि चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। ये है आपकी गाइस, ये है आपकी हाई प्रेशर बेल्ट, उपोषण कटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट। और यहां पर साउथ में भी बिल्कुल सेम हाई प्रेशर बेल्ट। और उसके बाद ये दोबारा से आपकी लो प्रेशर बेल्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां की सारी हवा गायब हो जाती है। ये आपकी लो प्रेशर बेल्ट बिल्कुल साउथ में भी सेम और यहां पर भी सेम। और नेक्स्ट ये आती है हमारी 90 डिग्री पर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सेम इसी तरीके से यहां पर भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से कैसे क्या होता है, कैसे हवाएं चलती हैं। मैंने बताया आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वायु चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कैसे होता है गाइस, ध्यान से देखना। सबसे पहले हवाएं चलेंगी उपोषण वाले पार्ट से, ये उपोषण है, उपोषण वाले पार्ट से, यानी जो
पहली बात ये चीज समझ लो, पवनी जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी स्थायी पवनी और एक होती है मौसमी पवनी। स्थायी यानी परमानेंट एंड सीजनल विंड्स, ओके। और जो स्थायी होती है इसको आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये 3 पार्ट्स गाइस कौन कौन से होते हैं? तो एक आती है आपकी इनमें व्यापारिक पवनी, ट्रेड विंड्स इन्हें कहते हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है। कौन सी होती है ये? ट्रेड विंड्स। और उसके बाद जो सेकंड पवनी होती है, स्थायी पवनी तो आपने देख ली, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनी। सेकंड को बोलते हैं गाइस पछुआ पवनों के नाम से, पछुआ पवनी। और थर्ड होती है ध्रुवीय पवनी। अब इन्हीं पवनों को मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। हम इन तीनों पवनों को पढ़ेंगे, पहले व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। तो गाइस सबसे पहले ध्यान से देखना, ये लो प्रेशर से की ओर तो हवा आएगी, किसकी ओर से? हाई प्रेशर की ओर से। तो उपोषण वाले पार्ट्स, वैसे भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ की सारी हवा यहाँ आ गई थी और यहाँ की सारी हवा यहाँ आ गई थी। तो यहां से हवा दोबारा से आती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्या डायरेक्शन है? देखो इधर डायरेक्शन देखना सिखाती हूँ आपको। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये गाइस नॉर्थ ईस्ट होता है और ये साउथ वेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट, देखो मेरी डायरेक्शन यही वाला तीर है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है इनकी डायरेक्शन व्यापारिक पवनी की, इसलिए इन्हें पूर्व की ओर से आ रही हैं, इसलिए पूर्वा भी कहते हैं, ठीक है। पूर्वा वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, परवा चल रही है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, तो पूर्व की ओर से आती है इसलिए परवा भी कहते हैं, पूर्वा पवनी भी कहते हैं। और जो इधर से आएंगी, इधर से, यानी वो नॉर्थ वेस्ट से आ रही है साउथ ईस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट से आ रही है साउथ ईस्ट की ओर। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां देखो ध्यान से, तो उत्तरी गोलार्ध में तो आपने देख लिया, उत्तरी गोलार्ध में गाइस ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चल रही है। और यहां पर भी क्या होगा? देखो गाइस, याद करने का तरीका मैं बताऊं, कुछ भी हो पूर्व दिशा से निकालनी है आपको। उत्तरी गोलार्ध में हमने उत्तर पूर्व से शुरू की और दक्षिणी गोलार्ध में हम दक्षिण पूर्व से शुरू करेंगे। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, इन्हें कहते हैं व्यापारिक पवनी, ठीक है। ये होती है आपकी व्यापारिक पवनी। उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। इतना सब कैसे याद रहता है मैम आपको? आप जैसे स्टूडेंट हो तो याद करना ही पड़ता है गाइस। देखो जब स्टूडेंट इतने अच्छे होते हैं ना, तब टीचर की आशा और भी बढ़ जाती है कि मुझे बच्चों को अपना बेस्ट देना है, बच्चों को ये ना लगे कि हमने अपने घंटे बर्बाद कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप मुझे इतना टाइम दे रहे हो, जबकि इतना प्रेशर आपके ऊपर, आपका एग्जाम निकट है, तो कम से कम इतना तो हो कि आपको ये लगे कि मेरे घंटे, आज मेरा दिन खराब नहीं गया, मैंने जो कुछ पढ़ा मेरे काम का पढ़ा, मेरे एग्जाम में आएगा, ठीक है। हाँ, ये लाइव क्लास सेव रहेगी गाइस, और प्लीज मेरे चैनल को भी लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी इच्छा है तो, जबरदस्ती नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो डेली तो ही मेरे चैनल पर जाना, और बकवासबाजी करने वालों के लिए मेरे चैनल पर कोई एंट्री नहीं है, ओके। तो अगर एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हो ना तो प्लीज जाओ, और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी, ओके। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां पर ध्यान देना, आपने व्यापारिक पवनी पढ़ ली है, नेक्स्ट आती है हमारी पछुआ पवनी। तो गाइस याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, यानी जो पवनी पश्चिम की ओर से आएंगी, ठीक है, चाहे वो उत्तर पश्चिम से आए चाहे वो दक्षिण पश्चिम से आए, पर आनी किस ओर से चाहिए भाई? पश्चिम की ओर से आनी चाहिए। इन्हें पूर्वा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों गोलार्धों में पूर्व की ओर से आ रही थी, ओके। तो यहां पर इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी? मैंने बताया पश्चिम से आएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में ये पवने यहां से आई उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। कहां से चलेगी? देखो ये हाई प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया है, तो इस एरिया से इस एरिया की ओर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी, और पश्चिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? पश्चिम होना चाहिए। तो कैसे चलेंगी? तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में ये पवने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी। पश्चिम से चलिए ना, अब उत्तर पश्चिम से तो मैं चला नहीं सकती थी, उत्तर पश्चिम से, देखो याद करने की ट्रिक नहीं, समझो चीजों को, याद अपने आप हो जाएगा। तुम उत्तर पश्चिम से कैसे चलाते? अगर मैं इसको उत्तर पश्चिम से चलाती तो इसकी डायरेक्शन ये बनती, तो सारी हवा हाई प्रेशर वाले एरिया में आती, तो ये रॉन्ग होता ना, समझ रही है इस बात को।
तो रटने की ज्योग्राफी है ना, एक समझने का सब्जेक्ट है। बच्चे पता नहीं क्यों समझते हैं कि ज्योग्राफी में कुछ भी समझने का नहीं होता, सीधा याद कर लो, बट एक एक लाइन समझने की होती है गाइस। अगर समझ ली ना तो जिंदगी भर याद रहेगी, नहीं समझे तो फिर तो वही है, आपने आज याद की है, 1 महीने बाद सब कुछ साफ। ओके, तो ये डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध की है। अब दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम वही डायरेक्शन रहेगी, यानी ये वाली सेम नहीं रहेगी, पश्चिम सेम रहेगा। अब कौन सा पश्चिम, अब हमें जाना किस ओर है, लो प्रेशर की ओर, तो कैसे रहेंगी, अब ये पवने आपकी चलेंगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। समझ में आ गया? तो इन्हें बोलते हैं गाइस पछुआ पवने। ये होती है पछुआ पवने, और ये पवने दक्षिणी गोलार्ध में आपका लैंड वाला जो एरिया है वो इतना ज्यादा नहीं होता, वहां पर खुले समुद्र में भयंकर रूप से चलती है, खुले समुद्र में भयंकर रूप से चलती है ये पवने। और इसी वजह से 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर इन्हें पछुआ पवनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस किस नामों से जाना जाता है गाइस? 40 डिग्री अक्षांश पर हम इन्हें कहते हैं गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। इतनी भयंकर आवाजें निकालती हैं ये पवने, गरजता चालीसा। किनके नाम है ये? पछुआ पवनों के। वेस्टर्न विंड के नाम है, पछुआ पवनों के नाम है। ओके, तो 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा के नाम से ये पवने जानी जाती है। तो खुला समुद्र, खुला महासागर होने की वजह से बहुत ही भयंकर चलती है वहां पर ये पवने, और ऐसे शेर की दहाड़ जैसी आवाज आती है और बहुत ज्यादा तेज तेज आवाज। मैम प्लीज वाटर दे देना, पानी दीजिए, ठीक है? तो पानी 40, 50, 60 ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये पछुआ पवनों के नाम है। एक चीज और रह गई गाइस, जो जब मैंने आपको कटिबंध कराए थे ना तभी आएगी ये चीज, 30 से 35 डिग्री जो नॉर्थ है और 30 से 35 डिग्री जो साउथ है। गाइस इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से ये जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? नहीं, स्मार्ट बोर्ड का आज है ना, मुझे लग रहा है बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल, है ना? दीपा मैम ने पूरे कलर खिला रखे हैं, बिल्कुल सही मायने में। आज अगर मैम मेरे घर के पास होती ना, मैं रोज 1 घंटा आके और पढ़ा के और अपनी वीडियो बना के और अपने चैनल पे डालती। सच में बड़ा अच्छा लगता है, ज्योग्राफी समझाने में मजा आता है। बिल्कुल ऐसा अच्छा लग रहा है, कोई कलर चेंज करने का। और दो पानी, मेरे हस्बैंड मना करते हैं पानी पीने के लिए बीच में। नहीं पीना चाहिए पानी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया इतना सब कुछ। अश्व अक्षांश गाइस क्यों कहते हैं? अश्व अक्षांश इस वजह से कहते हैं गाइस क्योंकि ये वो अक्षांश है, कई बार जो व्यापारी होते थे ना तो वो अपने जहाज में, समुद्री जहाज में घोड़े भर भर के आवाज शुरुआत से तेज है, तो ना वो घोड़े भर लेते थे अपने समुद्री जहाज में, और घोड़े भरने के बाद है ना जब वो समुद्र चलते थे तो कई बार क्या होता था, हवा नहीं चलती थी और हवा बिल्कुल रुक जाती थी। 10-10 दिन, 15-15 दिन वो बिल्कुल एक ही जगह रुक जाते थे, और इस वजह से क्या होता था, जहाज जब आगे मूवमेंट नहीं करता था तो खाना भी खत्म होने को आता था, पानी भी। तो ऐसी सिचुएशंस में कुछ घोड़ों को उठाकर समुद्र में फेंक देते थे, और ये घटना होती थी 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में। इसीलिए इन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब याद रहेगा ना, स्टोरी सुन ली, अब याद रहेगा ना? ओके, अब देखो, अब हम आते हैं अपनी पछुआ पवनी, मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट आती है लास्ट ध्रुवीय पवनी। ये ध्रुवीय पवनी, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम व्यापारिक पवनों जैसी होती है। उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल सेम रहेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सेम ऐसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल सेम रहेगी जैसे आपकी यहां पर थी। क्या थी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो बिल्कुल व्यापारिक पवनों के अनुरूप चलती है ये हवाएं, ठीक है? व्यापारिक पवनों के अनुरूप चलती है ये हवाएं ध्रुवीय। कौन सी हवाओं की बात कर रही हूं मैं? पोलर विंड्स की। व्यापारिक पवनों की बिल्कुल जैसी व्यापारिक पवनें चलती है वैसे ही चलती हैं। तो ये थी गाइस आपकी पवनें। होप सो आपको समझ में आ गई है। कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो फटाफट कमेंट कर दो, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? आगे बढ़े। थैंक यू ज्योति, सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू एनसीईआरटी सीरीज भी मैंने अपनी चैनल पर करवाई हुई है। क्लास 6
7, 8, 9, 10 और 11th की एनसीईआरटी चल रही है मेरे चैनल पर। तो एनसीईआरटी सीरीज पढ़ना चाहती है ज्योग्राफी की, तो भी मेरे चैनल पर सारे अवेलेबल हैं। उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस सीरीज मैंने चलाई हुई है अपने चैनल पर। तो और रोज रात को 9 बजे मैं लाइव क्लास लेती हूँ गाइस अपने चैनल पर। बट सच बताओ ना, मेरे चैनल पर आपको ऐसा स्मार्ट बोर्ड नहीं मिलेगा। मैं सीधी आती हूं तो मेरे चैनल पर आपको सीधा साधा व्हाइट बोर्ड मिलेगा। इतनी नहीं है अभी हम, ठीक है, इतने सक्सेसफुल जितने निशा मैम है। जब हो जाएंगे तब का तब देखेंगे। ओके, तो गाइस आपको समझ में आ गया ना? कमेंट करो फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम, यस मैम, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वायुदाब। सॉरी, वायुदाब तो हम पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है साइक्लोन यानी चक्रवात। साइक्लोन, अब इसमें क्या होता है? वही पवनों का खेल है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा एरिया हो जाता है या किसी ऐसे एरिया में जिसमें आपके सेंटर में हाई प्रेशर होगा। एक ऐसा एरिया जिसमें सेंटर वाले पार्ट में दुनिया भर की हवा भर जाती है और इसी तरीके से चलती चलती बाहर लो प्रेशर होता है। ठीक है, सॉरी गाइस, ये प्रति चक्रवात, एक मिनट, रेजर। सेंटर में साइक्लोन में क्या होता है? चक्रवात। चक्रवात उस एक मौसम परिस्थिति होती है जिसमें एक आपका लो प्रेशर एरिया बन गया, एक लो प्रेशर एरिया बन गया, एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। सेंटर में लो प्रेशर होता है इसमें, और बाहर जाते जाते बाहर चारों ओर हाई प्रेशर एरिया होता है। बाहर चारों ओर हाई प्रेशर एरिया होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये हवाई समझ लो, हवाई चल रही है अंदर। तो क्या होगा? सेंटर में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर। और आप सबको पता है हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी तो चारों ओर से हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। चारों ओर से हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं और बीच में पूरा एक तूफान, आंधी, बारिश जैसी सिचुएशन बन जाती है, जिसे कहते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात। साइक्लोन यानी चक्रवात, समझ में आ गया? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आई तो बीच में एक निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। इसे हिंदी में निम्न दाब बोलते हैं लो प्रेशर को। तो इसको भरने के लिए चारों ओर से हवाएं आई तो इस सिचुएशन को साइक्लोन कहते हैं। जो चक्रवात होते हैं ना, अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री और 0 डिग्री से ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है गाइस, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत। ओके, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात के अंदर हवाएं चलती हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, इस तरीके से। ओके, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों याद रखना। ये क्लॉकवाइज है, ओके, एंड ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हवाएं चलती हैं। चक्रवात आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और दूसरे होते हैं सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। समझ में आ गया? तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, हाँ जी, मेरा चैनल कौन सा है मैं यहां पर लिख देती हूं, स्टडी विथ दीपा सैनी। ओके, ये मेरे चैनल का नाम है, स्टडी विद दीपा सैनी। हाँ, बिल्कुल राइट लिखा सुरीना ने। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ना गाइस, उनमें क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में एक तो चक्रवात की आंख होती है, आई होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात की आंख होती है, और ये आंख वाला एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस आंख में ना तो बादल
बरसते हैं, यानी ना कोई वर्षा होगी, ना तूफान आएगा, ना आंधी आएगी, बिल्कुल साफ मौसम, बढ़िया मौसम होता है, बिल्कुल सेंटर में। किस में? ट्रॉपिकल में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात की आंख होती है, आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस चक्रवात की आंख होती है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय की आंख होती है। दूसरी बात, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, अगर इनकी एरिया की बात करें तो ये ज्यादा एरिया में फैले हुए नहीं होते हैं गाइस। अगर वो एवरेज की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर एरिया ये कवर करते हैं। ज्यादा बड़े लेवल का है तो 300 से 400 किलोमीटर एरिया कवर कर दिया जाता है। वैसे 50 से 80 किलोमीटर वाला एरिया ये इनके द्वारा कवर किया जाता है, ट्रॉपिकल के द्वारा। और हवाओं की गति बहुत ज्यादा भयंकर है तो आपके 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है हवाओं की गति ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका शीतोष्ण यानी टेम्परेट साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी कोई आंख नहीं होती। ठीक है, और एक चीज और है इंपॉर्टेंट गाइस, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये आपके 6 डिग्री से मैक्सिमम 6 डिग्री से आपके शुरू होते हैं और मैक्सिमम 30 डिग्री तक अधिकतर। वैसे तो इसका अगर ऑप्शन मिलेगा तो 6 डिग्री से 15 डिग्री मिले तो वो राइट होगा। 6 डिग्री से 15 डिग्री तक अधिकतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अगर बनना होगा तो। और अधिकतम इनका विस्तार होता है 30 डिग्री तक, 6 डिग्री से 30 डिग्री तक। ओके, अब उसके बाद देखो 6 से 30 समझ में आ गया। अब यहां देखो सब ट्रॉपिकल अगर साइक्लोन की बात करें तो यहां पर क्या होता है गाइस, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका जो अक्षांश है समझ लो 30 डिग्री तक की सीट बुक कर ली हमारी पृथ्वी पर किसने, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने। तो 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच पैदा होते हैं शीतोष्ण या टेम्परेट साइक्लोन, 35 से 65 डिग्री के बीच। समझ में आ गए। अधिकतर ये साइक्लोन भूमध्य सागर में पैदा होते हैं, भूमध्य सागर में पैदा होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत ज्यादा वाइड एरिया में ये बनते हैं। अधिकतर एरिया 1900 किलोमीटर का ये कवर करते हैं, 1900 किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं। इसको ध्यान रखना आप। हवाएं ज्यादा तेज नहीं चलती, आप सबको पता है हमारे यहाँ सर्दियों में जो बारिश होती है वो इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ही होती है। भारत के उत्तरी भागों में सर्दियों में वर्षा, ठीक है, सर्दियों में जो हमारी रबी की फसल के लिए अच्छी होती है वो वाली वर्षा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसी में कुछ आता है आपका इनके अलग अलग नाम। ये जो आपका साइक्लोन है, जो चक्रवात है, इनके कुछ अलग अलग नाम रखे गए हैं। अलग अलग कंट्रीज में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंद महासागर में इसे साइक्लोन चक्रवात कहते हैं, उसी तरीके से अमेरिका में, ठीक है, जो आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें जो अमेरिका है उसके पूर्वी भागों में इन्हें हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको नाम बता रही हूं चक्रवातों के नाम। तो गाइस नॉर्थ अमेरिका में इन्हें हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। देखो गाइस थोड़ा दिमाग लगाना, अगर आपसे पूछे मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, मैक्सिको की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है, तब भी आपके आंसर यही रहेंगे। ठीक है, आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तब भी आंसर यही। अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तब भी आंसर यही, क्योंकि ये सारा पार्ट सेम है। ठीक है, अगर मैंने अपने चैनल पर कॉन्टिनेंट सीरीज पढ़ाई हुई है, अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हो टीजीटी लेवल की, तो वो कॉन्टिनेंट सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड में कौन सी जगह कहां पर है, कौन सा सागर कहां पर है, कौन सा देश कहां पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहां है, क्या उसकी विशेषता है, कौन सा पर्वत कहां है, सारी चीजें। ओके, तो यहां पर देखो हरिकेन टोर्नेडो उत्तरी अमेरिका। उसके अलावा अगर हम बात करें चाइना में बात करें या फिर गाइस फिलीपींस में बात करें, चाइना में टाइफून, ओके, और जापान में टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में विलीज, ओके, ऑस्ट्रेलिया में विलीज, और गाइस बवंडर या साइक्लोन, ओके, बवंडर
या साइक्लोन। मैं हिस्ट्री के केवल क्वेश्चन कराती हूं अपने चैनल पर, वैसे हिस्ट्री निशा मैम कराती हैं, आप इनके चैनल पर पढ़ ही रहे हो। मैं सिर्फ क्वेश्चन सीरीज कराती हूं, वहां पर क्वेश्चन सोल्व कराती हूं हिस्ट्री के। इतना टाइम रहता नहीं है एक्चुअली, घर